खड़े मत रहो, थोड़ा आराम से बैठ। पहली बार गुना में आया हूं और पहली बार आप लोगों से बात कर रहा हूं। मेरे को नहीं मालूम है कि आप लोग कैसे सोचते हो, ये मेरे को नहीं मालूम। मुझे ये कुछ नहीं मालूम कि आपके सोचने का तरीका कैसा है। थोड़ा शांत हो जाओ। अभी जो माहौल चल रहा है देश में, उस माहौल में कोई नहीं चाहता है कि भारत में आदिवासी दिवस मनाए। पहले इनको नहीं लगा, उनको लगा कि भाई आदिवासियों को कुछ नहीं समझता है। लेकिन जैसे जैसे पूरा आदिवासी समाज सड़क पे आने लग गया तो प्रशासन की नींद उड़ गई। शेर तो जग रहा है, ये तो एक जगह आने लग गए हैं। तो सबको लगने लगा कि भाई आदिवासी एक जगह नहीं आना चाहिए। अगर ये कौम एक जगह आ गई तो सबको मालूम हो जाएगा कि इस देश का मालिक कौन है, इस देश का ओरिजिनल मालिक कौन है, ये सबको मालूम हो जाएगा। और ये लोग प्रयत्न कर रहे हैं कि ये बात दबाई जाए कि इस देश का मालिक कौन है, कौन यहां के जल जमीन जंगल का ओरिजिनल मालिक है, कौन इस देश की मुख्य जमीन का ओरिजिनल मालिक है, कौन इस देश में सबसे पहले रह रहा है, कौन इस देश का पहला नागरिक है। ये बात पूरी दुनिया को मालूम हो जाएगी कि भारत का ओरिजिनल मालिक कौन है। इसलिए बार बार आपको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। सब लोग नाचने गाने की तरफ चल रहे हैं। नाचना गाना अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा नाचे तो आदमी गांडू बोलते हैं लोग उसको। ताली बजाने की बात नहीं है, कोई ताली नहीं बजाएगा। आप ज्यादा नाचोगे तो लोग समझेंगे ये गांडू है, ये हिजड़े हो गए, इनको सिर्फ नाचना आता है, लड़ना भूल गए। जानबूझकर हमारे लोगों को ज्यादा से ज्यादा नचवाने की कोशिश की जाती है, सोचने और समझने नहीं दिया जाता है। पूरे 9 अगस्त के दिन मेरा ध्यान था कि मध्य प्रदेश से कोई आदिवासी नेता या कोई और नेता ये बात को सामने लाए कि अकेले मध्य प्रदेश में 50,000 आदिवासी लड़कियां गायब है। कितने? 50,000 आदिवासी लड़कियां गायब है। वो कहां गई? उनको मारा गया कि उनको बेचा गया या मार के उनकी किडनी बेची गई? वो कहां पर है? कोई अता पता नहीं है। इस प्रश्न पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। कोई नेता, कोई पार्टी इसको सड़क पर लाके बात करने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरों की तो छोड़ो, अपने भी लोग बात नहीं करते इसमें। तो ये जो सोच बन रही है, ये सोच गैर सामाजिक सोच है, सामाजिक सोच नहीं है। एक किसी उच्च वर्णीय लड़की अगर देश में कुछ हो जाता है दिल्ली में, तो पूरे दिल्ली में आग लग जाती है।
लेकिन अकेले मध्य प्रदेश में 50,000 आदिवासी लड़कियां गायब है, कोई बात नहीं करता इससे ज्यादा और कौन सी बड़ी खबर होना, इससे ज्यादा बड़ी बात हो सकती है क्या कि एक लड़की गायब नहीं है, 10 लड़की नहीं, 100 लड़की नहीं, आदिवासी समाज की 50,000 लड़कियां गायब है। इसके पीछे कुछ तो माजरा है, कोई तो बात है कि किसी समाज की लड़कियां गायब नहीं हुई लेकिन आदिवासी लड़कियां गायब होती है। यह मामला क्या है, यह सोचने वाली बात है। उत्सव वगैरह के अभी फेवर में नहीं हूं, मैं कोई उत्सव मनाना नहीं चाहता हूं क्योंकि मेरी 50,000 मां बहनें गायब है। मेरे को नींद कैसे आ सकती है, मैं नाच कैसे सकता हूं, हम खुशियां कैसे मना सकते हैं कि हमारे घर में तो मौत हुई है। अरे मौत हुई तो पता चल जाता है कि आदमी मर गया है, लेकिन मामला तो यह है कि वो 50,000 गायब है, वो जिंदा है, मरी है, उसके भी कोई खबर नहीं है। ऐसा मरा हुआ समाज बन गया अपना। ये जिंदा समाज के लक्षण नहीं है, ये मरे हुए समाज के लक्षण है। एक ऐसा आदमी जो नशे में है और कुछ नहीं कर रहा है, एक ऐसा आदमी जो मर गया है वो भी कुछ नहीं कर रहा है। तो जो नशे में है वो मरे हुए आदमी से ज्यादा निपत्तर है, क्योंकि वो मर गया है, वो कुछ नहीं कर सकता। तू तो जिंदा है, नशा में है और तू कुछ नहीं कर सकता। तो ये जो समाज है एक अलग नशे में है। आपको आपका भगवान नहीं मालूम, आपको आपका बाप नहीं मालूम, आपको आपकी सोच नहीं मालूम, ऐसा समाज कैसे हो सकता है भाई। मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि जिस मैदान में हम लोगों ने ये कार्यक्रम किया है ये सरकारी मैदान होगा। कभी हम यहां के राजा थे, कभी इस जमीन के मालिक थे, आज हमारा कब्रिस्तान भी नहीं है यहां। आपको जीने की जगह तो बहुत दूर है, मरने की भी जगह नहीं है यहां पर। कोई आदमी बताए खड़े होंगे कि कहां पर गुना में आदिवासियों के लिए 20 एकड़ जमीन है, सामाजिक जमीन है, बताइए कहां है? नहीं है। चलो वो मत बताओ, आदिवासियों का कब्रिस्तान बताओ मेरे को, कहां पर है गुना में? नहीं है। कैसा समाज है ये? इसको समाज बोलते हैं? जिस समाज के लिए मरने को भी जगह नहीं, जीने को भी जगह नहीं, ये कैसे मुमकिन है भाई? इसको समाज नहीं बोलते। मुस्लिम भाइयों के कब्रिस्तान है, उनके मदरसे चलते हैं, 5 साल का बच्चा भी उनका मदरसे में जाता है। वो अपने बच्चे को बोलता है कि ये कुरान शरीफ है, ये तेरे जीने मरने का रास्ता है। उनके लोग कचरा भी चुनता होगा मुस्लिम समाज का आदमी, तो समाज के बदौलत उसकी ताकत बहुत बड़ी होती है, क्योंकि उसके पीछे समाज है। उनकी मस्जिदें चलती है, उनके स्कूल चलते हैं, उनके कॉलेजेस चलते हैं। वो अपने बच्चे के हाथ में एक ग्रंथ देता है जिसको कुरान बोलते हैं आप, उसको बताता है बेटा ये तेरे जीने मरने का रास्ता है। एक क्रिश्चियन आदमी अपने बच्चे को बाइबल देता है, उनके भी स्कूल चलते हैं, चर्चेस चलते हैं, 16 साल की लड़कियां नन बन जाती है समाज के लिए। वो भी अपने बच्चे को बताते हैं कि बेटा ये बाइबल है, तेरे जीने मरने का रास्ता है। हिंदू समाज के लोग, एक ब्राह्मण भाई अपने बच्चे के हाथ में वेद देता है, पुराण देता है, रामायण देता है और उसको बोलता है बेटा ये तेरे जीने मरने का रास्ता है। उनके स्कूल चलते हैं, आरएसएस जैसा उनका संगठन चलता है, आज पूरे देश में छाए हुए हैं। वो उनके हाथ में देश की सत्ता है, वो जो बोलते हैं सब लोग मान लेते हैं। बौद्ध भाई जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के विचारों में विश्वास करते हैं, उनके भी बौद्ध विहार चलते हैं, उनके भी कॉलेजेस चलते हैं, स्कूल चलते हैं, वहां पर भी समाज के लिए भिक्खू बन के घूमते रहते हैं।
वो भी अपने बच्चे के हाथ में ग्रंथ देते डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का बुद्ध और उसका धम्म, और वो बच्चे को बताते बेटा ये तेरा सामाजिक ग्रंथ है, इसको लेके चल। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन सी किताब है जो आप अपने बच्चों के हाथ में देंगे? क्या दोगे? आपका बच्चा पूछेगा मैं इस देश में कौन हूं, मेरा इतिहास क्या है, मेरे दोस्त कौन है, मेरे दुश्मन कौन है, मेरा सांस्कृतिक इतिहास क्या है? कौन सी किताब दोगे आप? कौन बताएगा? क्या दोगे आप? जब तक के किसी समाज का मिशन नहीं चलता है तब तक के वो समाज जिंदा नहीं रहता है। आपका क्या मिशन चल रहा है? अपने हाथ तो पूरी वैचारिक गांडूगिरी चल रही है। बिलाला अलग भाग रहा है, बारेला अलग भाग रहा है, भील अलग भाग रहा है, सरदार अलग भाग रहा है, सहारिया अलग भाग रहा है, गोंड अलग भाग रहा है। अबे तुम्हारा डीएनए एक है, तुम्हारी संस्कृति एक है, तुम्हारा खून एक है, तुम्हारे अधिकार एक है, तो समाज भी एक होना चाहिए। ये बिलाला का संगठन, ये भील का संगठन, इसको वैचारिक गांडूगिरी बोलते हैं। ये दो पल्ले की दुकान लगा रहे हैं सब लोग। समाज एक जगह कैसे आएगा इसके बारे में सोचो। इस देश में हिंदू होना बड़ी बात नहीं है, इस देश में मुसलमान होना बड़ी बात नहीं है, इस देश में क्रिश्चियन होना बड़ी बात नहीं है, इस देश में बड़ी बात है आदिवासी होना। जैसे ही आप अपने आप को आदिवासी बोलते हो वैसे ही आपके मन में भावना आती है कि मैं इस देश का मालिक हूं, मैं इस देश में सबसे पुराना नागरिक हूं। ये सच्चाई है भाइयों। मोदी जी खड़े हो गए हमारे आदिवासी आदमी के सामने। सादा वाला पानी देना बाबा। मोदी जी सामने खड़े हो गए और मोदी जी ने बोला कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूं। एक लंगोटी वाला आदिवासी खड़े होकर बोल सकता है मोदी जी आप जिस देश के प्रधानमंत्री हैं मैं उस देश का मालिक हूं। ताली नहीं बजाने। क्यों? क्योंकि तुम आदिवासी हो। बेवकूफ बना रहे हम लोगों को, बेवकूफ बनाया जा रहा है। हम लोग खुलेआम इस बात को साइंटिफिक तरीके से प्रूव करके बताए हैं, वैज्ञानिक तरीके से प्रूव करके बताए हैं कि इस देश में भगवान पैदा नहीं हुआ था तब से आदिवासी रहते हैं। भगवान पैदा नहीं हुए थे तब से आदिवासी रहता है। वो है आदिवासी। उस पहचान के लिए लड़ रहे हैं लोग, उसी पहचान के लिए हमारे शहीद मरे। हमारे कुछ लड़कों में एक अलग टाइप का विजन आ गया है, मोबाइल पे व्हाट्सएप पे मूवमेंट चला रहे हैं। हमारे लोग हमारे ही शहीदों का अपमान करते हैं। मेरे को एक ऑफिसर मिला 1 महीना पहले, मैं प्लेन से उतर रहा था, वो भी प्लेन से उतर रहा था। वो मेरे को बोले आप सतीश पेंदाम? मैंने बोला यस सर मैं सतीश पेंदाम। आप मेरे को कैसे जानते हैं? तो बोले मैं डिप्टी कलेक्टर हूं। फिर मैंने बोला कहां पर हो? तो मेरे को यहां का एड्रेस दिया उस। वो भी बारेला था। बारेला हो पेंदाम जी, एक फोटो आपके साथ होना। मैंने कहा मेरे साथ क्यों? नहीं, बोले एक फोटो आपके साथ होना। यार मैं आपको व्हाट्सएप पे बहुत देखता हूँ, यूट्यूब पे बहुत देखता हूँ, इसमें एक फोटो मेरे को। फिर मैंने ऐसा निकाला उसने तो यहां मेरे को किसी महाराज की फोटो दिखी यहां पर। मैंने बोला इधर आओ, फोटो तो ले लिए, मेरा थोड़ा जवाब दो। आप ऑफिसर कैसे बने? किस
किस वजह से बने? मैंने बोला आदिवासी थे करके बने, या आदिवासी नहीं भी रहते तो तुम ऑफिसर बन पाते? नहीं नहीं नहीं, मैं आदिवासी था करके बना, मुझे आरक्षण मिला, मैं पढ़ पाया करके मैं बना। तो मैंने बोला आपके पास में ये जो लॉकेट है ये तो भगवान टंटे भील का होना था। अरे नहीं नहीं नहीं, आपको टंटे भील के बारे में नहीं, वो तो डकैत था, वो तो लुटेरा था। एक कलेक्टर आदमी बोल रहा है, कितना वैचारिक बचपना है उसमें। जो पढ़ा लिखा आदमी होता है वो समाज का हेडमैन होता है, यानी मुखिया होता है, लेकिन वो हेडमैन नहीं था, वो डेडमैन था। वो समाज का आदमी तो था अपना, लेकिन उसके दिमाग में जो सोच थी वो पांडे जी की थी, मिश्रा जी की थी। और वो भी मिश्रा, पढ़े लिखे मिश्रा जी नहीं, जो मंदिर में बिल्कुल बैठे हुए, बिगर मेहनत करे लगे हुए। अबे तू पढ़ा लिखा आदमी है, किसी पढ़े लिखे आदमी की सोच रखता तो समझ में आती। तेरे जीवन का मतलब क्या हुआ? तू अपने परिवार का भी नहीं रहा, तू अपने समाज का भी नहीं रहा, और समाज का आरक्षण दे लिया और कलेक्टर बन गया, और तू बोल रहा है अपने आप को कि मैं समाज का कलेक्टर हूं। ऐसा आदमी समाज के लिए मरा हुआ आदमी है, ये जिंदा आदमी नहीं हो सकता है। साथियों, आज से 100 साल पहले भील को, बिलाला को, बारेला को, सहारिया को, दरबार को क्रिमिनल ट्राइब बोलते थे। क्रिमिनल ट्राइब, अंग्रेजी में क्रिमिनल ट्राइब और हिंदी में बोलते गुनहगार जमात। आपका बच्चा पैदा भी होता था पेट से तो वो गुनहगार होता था, उसके आगे लिखते थे गुनहगार, क्रिमिनल ट्राइब। ये मैं क्यों बता रहा हूं? जब आपको किसी भील को, बिलाला को, बारेला को मार देते थे तो पुलिस स्टेशन में उसकी केस दर्ज नहीं होती थी। ये बात समझ में, मैं जो तुमको बता रहा हूं ये बिल्कुल सही है। ये बंद कर दे कूलर वूलर, बहुत हवा में है हम लोग। पहले आपको चोर, डकैत, गुनहगार आपके बच्चे को बोला जाता था। आदिवासियों के बच्चों को मार देते थे तो उसकी एफआईआर नहीं होती थी, क्योंकि इस देश में ऐसा कानून था कि ये आदिवासी लोग हैं, ये क्रिमिनल ट्राइब है, इनको शहरीकरण कहीं पे भी जाके तुमको मारते थे, मर्डर कर देते थे तो भी एफआईआर दर्ज नहीं होती थी। ये हालात थे अपने समाज के। हमको चोर की नजर से, डकैत की नजर से देखते थे लोग। उस वक्त भगवान टंटे भील को ये बात उनके जो शिष्य थे भगवान रेंगा कोरकू, उन्होंने बताया कि भगवान आपको सब लोग ढूंढ रहे हैं, पूरी पुलिस ढूंढ रही है, और अपने लोगों को तो ये लोग नौकरी भी नहीं मिलेगी, अपने आने वाली पीढ़ियों को होलकर में भी नौकरी नहीं मिलेगी और प्रदेश में भी नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि अपने आगे लिखा हुआ है भगवान क्रिमिनल, यानी ये क्या होता है तो गुनाहगार, आरोपी। तब जाके भगवान टंटे भील ने बोला कि जाओ अंग्रेजी हुकूमत को बोल दो कि अगर टंटे भील को पकड़ना है तो आदिवासियों को पुलिस में भर्ती करना शुरू करो। जब आदिवासियों को पुलिस में भर्ती शुरू हुई, वहां से आपके भील को, बिलाला को, बारेला को नौकरियां मिलना शुरू हुई। तब तुमको सरकारी महकमे में नौकरियां मिलना शुरू हुई। ये किसी भगवान ने नहीं दिया, ये टंटे भील ने दिया। पहले तुम्हारे जमीनों के 7/12 नहीं थे। ये मैं जो बोल रहा हूं ये रिकॉर्ड पे बोल रहा हूं। पहले हमारे समाज के 7/12 नहीं थे। जमीनें हमारे पास में थी, लेकिन उसका अधिकार दूसरों के पास में था।
इसलिए आदिवासियों की जमीनें मुट्ठी भर नमक से भी छीन लेते थे लोग कि हम देखो मुट्ठी भर नमक दे रहे हैं, उसके बदले में तेरी जमीन मेरे को दे दे। एक बाल्टी पानी दे रहे हैं तो उसके बदले में जमीन दे दे। ये हालात अपने समाज के थे। उस लड़ाई को 29 साल लड़ा भगवान टंट्या भील ने। तब जाके तुम 7/12 नहीं, पहले तुम्हारे 7/12 में लिखा रहता था भूधारक। क्या लिखते थे? भूधारक। बाद में तुम्हारे 7/12 में लिखने में आया भूमालक। तुमको मालिक बनाने वाले भगवान का नाम है टंट्या भील। तुम्हारे हिस्से में जमीन किसी नेता के वजह से नहीं आई, किसी राजा के वजह से नहीं आई, किसी भगवान के वजह से नहीं आई। तुम्हारे हिस्से में जमीन आई है टंट्या भील की वजह से। कितना बेईमान समाज है ये। किसी आवा बावा अंडित पंडित किसी के भी पीछे जा रहा है, लेकिन उसको मालूम नहीं उसका ओरिजिनल भगवान कौन है। तुम्हारे बदन पे कपड़े हैं, ये भगवान टंट्या भील की देन है। तुमको नौकरी मिल रही है, वो भगवान टंट्या भील की देन है। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर भी टंट्या भील से प्रेरणा लेते थे। इसी मऊ में डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर की जन्म स्थल है और उसी मऊ में भगवान टंट्या भील का स्थान है, जिसको पाताल पानी बोलते हैं। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर की मां बचपने में भगवान टंट्या भील के जैसा उनको बचपने में डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर को बोलती थी कि भाई टंट्या भील बनना। इस देश इतने गाने किसी भगवान पे नहीं बने जितने भगवान टंट्या भील पे बने। यहां से लेकर महाराष्ट्र तक, यहां से लेकर गुजरात तक, इधर से लेकर राजस्थान तक, तेलंगाना तक, टंट्या भील ये सबसे बड़ा नाम था। अंग्रेजों ने उसको रॉबिन हुड बोला। जिनको मार रहा था टंट्या भील, जिनके खिलाफ में लड़ रहा था वो, उन लोगों ने बोला ही इज ए लिविंग गॉड, ये रॉबिन हुड है। ऐसी पदवी देश में किसी आदमी को नहीं दिए जो भगवान टंट्या भील को दिए। कुछ षड्यंत्रकारी लोग भगवान टंट्या भील को डकैत बोलते थे और अपने समाज के भी कुछ 1.5 शायने गद्दार लोग भगवान टंट्या भील को डकैत है, चोर है। अबे तेरे बाप ने नहीं किया वो काम, उसने किया है तेरे लिए। तेरे आगे जो भील लगता है, बिलाला लगता है, बारेला लगता है, सहारिया लगता है, गोंड लगता है, उसके पहले सब ये समझते हैं कि ये टंट्या भील का वंशज है। वो जमीन तुम्हारे हिस्से में आई तब कोई नौकरियां नहीं थी, तब जिंदा रहने का एकमेव साधन था जमीन, खेती। अगर जमीन नहीं होती तो तुम खाना नहीं उगा सकते थे, अनाज नहीं उगाते, अनाज नहीं उगाते तो खाते क्या? कौन खिलाता तुमको? ये टंट्या भील की देन है। साथियों, जब टंट्या भील को बोला गया, पकड़ा गया, अपने ही लोगों ने पकड़ा है। जयचंद बोलते जिसको, विभीषण बोलते हैं। अपने समाज में विभीषणों की फौज ज्यादा हो गई है। अभी रावण कम हो गए हैं, विभीषण ज्यादा हो गए हैं। रावण तो आदिवासी था, शबरी भी आदिवासी थी। शबरी ने राम का इलाज कराई, उसको ट्रीटमेंट दी। 12 किस्म के बेर होते हैं, 6 किस्म के बेर पॉइजनस और 6 किस्म के बेर मेडिसिनल होते हैं। कोरोना आया था, क्या दे रहे थे तुमको? बूस्ट करते थे बॉडी को, वो दवाइयां थी। उस वक्त शबरी भगवान रावण की मां की बहन, यानी रावण की मौसी, हेट्टी की बहन, वो शबरी ने राम जी का ट्रीटमेंट करी। ट्रीटमेंट उनको वायरल हो गया या कुछ हुआ, उसको उनका इलाज करी। लेकिन शबरी तो डॉक्टर होगी अगर उसने राम जी का इलाज करी तो, जबकि राम जी से उम्र में ज्यादा। लेकिन फोटो कैसे बनाते हैं? शबरी को राम जी के पैरों के पास रख देते हैं। हनुमान जी
जिन्होंने इतनी मदद की है राम जी की, उनको भी पैरों के पास रख देते हैं। अबे डॉक्टर बड़ा रहता है कि मरीज? एक षड्यंत्र चला है हमारे समाज के सामने, इसको समझना ही पड़ेगा। अगर नहीं समझोगे तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जब टंटा भील को पकड़ा गया और उनको जबलपुर लाया गया, लाखों करोड़ों लोग सड़क पे खड़े हो गए। इस देश में भगवान को देखने के लिए इतने लोग नहीं थे जितने भगवान टंटा भील को देखने के लिए लोग थे। टंटा भील के साथ पालेला था, बिलाला था, भील था, गोंड था, सहारिया था, ठाकुर थे, राजपूत जो टंटा भील के मुरीद हो गए थे, वो उनके भक्त बन गए थे, ब्राह्मण भी भक्त बन गए थे। उनकी ये नीति थी। वो न्यायप्रिय व्यक्ति था जिसने पहले इस देश में सामाजिक न्याय क्या होता है ये भगवान टंटा भील ने बताया। वो टंटा भील पे बात कर रहे हैं हम लोग। अगर टंटा भील नहीं होता तो आज ये आदिवासी दिवस भी नहीं मनाते तुम, क्योंकि तुम्हारे बारे में भारत सरकार ने वहां बोल दी है संयुक्त राष्ट्र संघ में कि भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं। भारत में आदिवासी नहीं रहते, इसका मतलब ऐसा होता है कि भारत में आदिवासी भारत के नागरिक नहीं है। और उसमें और एक बात बोली गई कि कुछ भील वंश के लोग हैं जो आदिवासी जैसे नहीं दिखाई देते हैं। यानी पूरे भील वंश को इंटरनेशनल कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर निकालने का षड्यंत्र, अंतरराष्ट्रीय संविधान से बाहर। अरे आज तुम्हारे पास आदिवासी पहचान है तो तुम्हारा बच्चा पढ़ रहा है, नौकरियां लग गई है, तुम्हारी जमीनें सुरक्षित है, तुम्हारे बदन पे कपड़े है, घर है। जिस दिन ये पहचान छीन लेंगे तुमसे, तब कहां जाएंगे तुम? कहां जाएंगे? भगवान दे सकता है? नहीं दे सकता है। धर्म दे सकता है? नहीं मिल सकता है। केवल समाज से ही मिल सकती है तुमको। तुम्हारी सांस्कृतिक पहचान को जानो। मोहनजोदारो, हड़प्पा, सिंधु संस्कृति के आप मालिक हो। इस देश में सबसे पुरानी संस्कृति आदिवासियों की है। मैंने जब भी बोला कि भगवान पैदा नहीं हुआ था तब से आदिवासी रहते इस देश में, ये मामूली बात नहीं है, ये सत्य है। इसको एंथ्रोपोलॉजिकल ट्रूथ बोलते हैं, इसको मानव शास्त्रीय सत्य बोलते हैं, मैं मानव शास्त्रीय विज्ञान बोलते हैं। कहां जा रहे? पेशाब करने जा रहे। शिकार के समय चल दिया। ये कैसा हो गया मालूम है? एक बात याद आई मेरे को। अपने जितने ज्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं अपने समाज से उतना भाग रहे हैं, दूर भाग रहे हैं। एक आदमी बहुत पढ़ा लिखा हो जाता है, ऑफिसर बन जाता है और सीधा बंबई जाता है। बंबई में फिल्म सिटी देखता है, वो वहां का लोकेशन देखता है और उसकी औरत भी सोचती है कि नहीं नहीं मेरा पति तो ऑफिसर है, प्लेन में जाती हूं मैं। वो अपने आप को आदिवासी समझने लगने बिल्कुल दूर हो गई। बाल बाल कटा ली उसने, इंग्लिश में बात करी, यस नो ये वो चालू हो गया उसका। वो अपने लोगों को भूल गई। अचानक आती है गुना में, और गुना में एक गांव में जाती है जहां बेचारे अपने आदिवासी लोग आपस में परेशान रहते हैं। यार साले अंग्रेजी कुत्ते को सब लोग पालते हैं, गांवरानी कुत्ते को कोई नहीं पालता है। तो कुछ लोग दिमाग लगाते हैं, भैया एक काम करते हैं, इसको डेंटिंग पेंटिंग, इसके धूम वूम काटते हैं, इसको डेंटिंग पेंटिंग करके मार्केट में रखते हैं। वो मार्केट में कुत्ते रहते हैं, वो आती है, दोनों जन अपने पढ़े लिखे आदिवासी आते हैं बंबई से। वो देखती है वो कितना अच्छा कुत्ता है, वाह वाह, दो दो आंख है, दो दो नाक है, ऐसा वैसा करके वो पप्पी देती है कुत्ते की। तो वो जो बाजू वाला आदमी है वो बहुत गुस्से से देखता है वो दूसरे दोस्त को जो उसका कुत्ते लेके खड़े रहता है। वो बोलता है तू मेरे तरफ गुस्से से क्यों देख रहा है? अबे वो मैडम को बता दे, बोले कुत्ते का मुंह इधर नहीं उधर है बोले। तो ये हमारे पढ़े लिखे लोगों के साथ में होता है।
जो समाज से दूर जाता है, जो अपनी संस्कृति को भूल जाता है, जो अपनी जमीन अपने वंश को भूल जाता है, उसकी दुर्गति होती है। शंकर भगवान जब आदिवासियों में थे तो उसको महादेव बोलते थे। क्या बोलते थे? लेकिन उसको भी नहीं छोड़ा गया, उसको महादेव से महेश बना दिए। जब आदिवासियों में थे तो महादेव यानी अपने टीम का कैप्टन, पहले नंबर का आदमी। लेकिन जैसे उधर गया, आदिवासी संस्कृति से अलग गया, उसको महेश बना दिया, तीसरे नंबर का भगवान बन गया। ब्रह्मा, विष्णु, महेश थर्ड नंबर पे चले गए। अभी वो तो महादेव है, देवादिदेव। तो महादेव को नहीं छोड़े लोगों ने, तो तुम कौन सी खेत की मूली है? साथियों, हमारी संस्कृति, हमारी पहचान, हमारी सभ्यता ही हमको जिंदा रखी है। तुमको किसी भगवान ने जिंदा नहीं रखा है। अगर आदिवासी नहीं होते तुम, तो तुम्हारे हिस्से में क्या था, खड़े होकर बता दो। चलो, कौन सा नेता है? अबे उसकी औकात नहीं थी, वो आदिवासी है करके उसको विधायक की टिकट मिलती है, आदिवासी है करके मंत्री बनता है, आदिवासी है करके कलेक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है। और जिस समाज से सब कुछ लिया उसी समाज को भूल गया और महाराज लोगों के पीछे घूमते रहता है लोटा पकड़ के। तेरी बहन घूम रही है, तेरे जिस समाज की 50,000 लड़कियां गायब है, उस समाज का पढ़ा लिखा आदमी कितना गंभीर होना चाहिए, उस समाज के युवा कितने गंभीर होना चाहिए। अरे जिनकी बहन बेटी आज नहीं मिली नहीं होगी, बेचारी गायब हो गई होगी, उनके मन को क्या लगता होगा, वो मरी है कि जिंदा है? वो दुख तुम्हारा दुख नहीं है क्या? मन तो किसी भी समाज के लोगों के लिए जाता है, लेकिन आपका अपना समाज है, उस पर भी बात नहीं करते हैं, उस पर चर्चा भी नहीं करते हैं। किससे डरते हैं? कौन है तुम्हारा आका? किसी के गुलाम हो गए तुम कि किसी ने तुमको खैरात दिया है? वो जो बैठे हैं वो भी किराएदार है, मालिक है हम देश के। ये भूलना नहीं कि तुम कौन हो। सुबह उठने का तो याद करने का, मैं टंटा भील की औलाद हूं, इस देश का मूल मालिक हूं, प्रथम नागरिक हूं। सोते वक्त भी याद रखने का कि मैं कौन हूं। ये चीज अगर भूल जाओगे साथियों तो खो जाओगे, तुमको कोई पूछेगा भी नहीं। पहले आदिवासियों को मूल निवासी बोलते थे, फिर आदिवासी बोलने लग गए, अभी कुछ लोग हमको वनवासी बोल रहे हैं, 5 साल बाद स्वर्गवासी बोलेंगे। ये कार्यक्रम तैयार है तुम्हारे समाज के सामने। मध्य प्रदेश हर एक आदिवासी के बाद दूसरा आदिवासी आदमी मजदूर है, चाहे वो इधर का पश्चिमी मध्य प्रदेश का लो, महाकौशल मंडला इधर बेल्ट का लो, अलीराजपुर का आदिवासी लो या गुना का आदिवासी लो, हर एक आदिवासी के बाद दूसरा आदिवासी आदमी मजदूर है। वो बेचारे रोजी रोटी के लिए दूसरे राज्य में जा रहे हैं। सरकार नई नई स्कीम लाती है। अभी हमारे ब्राह्मण भाइयों के लिए, वो भी हमारे भाई है, ब्राह्मण भी गरीब होता है, उसको भी रोटी की जरूरत है। लेकिन सरकार ने श्रमिक लोगों के बारे में नहीं सोचा, मेहनत करने वालों के बारे में नहीं सोचा। एक नई स्कीम निकाले कि जहां मंदिर है उसके बाजू में उसको 2000 स्क्वायर फीट की जगह मिलनी चाहिए, उसको कुछ मानदान मिलना चाहिए, उसको सब मिल रहा है। लेकिन जो मजदूरी करते करते थक जाता है, हाथ पर लटक जाते हैं, उसके ये कंधे उसके दुखने लग जाते हैं, मजदूरी नहीं कर पाता है, वो आदमी बेचारा भीख मांग के खाना खा रहा है, उसके बारे में कोई स्कीम नहीं। अरे अब तो गड्ढे खोदने का भी काम नहीं मिलेगा तुमको, गड्ढे खोदने की भी मशीनें निकल गई है। कैसे जिंदा रखोगे अपने समाज को, अपने बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ी को, ये याद करो। ये लड़कियां क्या करेगी आने वाले समय में? कौन सा नेता जवाब देगा?
कौन है इस समाज का चालक, पालक और मालक? पालक यानी क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? कौन से क्लास में पढ़ते हो तुम? बोलो बेटा, इधर खड़े हो जाओ, डर मत, खड़े हो। ये बच्ची के लिए ताली बजाओ। एमएससी फर्स्ट ईयर, क्या नाम है तेरा? हाँ, जम के बोल। राधा पटेलिया। ठीक है, क्या कर रही है? एमएससी फर्स्ट ईयर। एमएससी फर्स्ट ईयर में है। गार्जियन यानी क्या होता है हिंदी में, क्या बोलते हैं? पालक। गार्जियन यानी पालक, ओनर यानी मालक, है ना? मालक। और ड्राइवर यानी जीओडी, गॉड। गॉड यानी, देखो ये बिल्कुल सही बोली, लेकिन हो गया क्या है, तू जिस समाज के गॉड के बारे में बात कर रही है, जीओडी गॉड, जो समाज के पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो समाज के पालक, मालक और चालक है। लेकिन यह उल्टा हो गया है, ये जीओडी गॉड नहीं, डीओजी डॉग हो गया है। जो तेरा संरक्षक बनना चाहिए था, जिसने तेरे भविष्य के बारे में सोचना चाहिए था, वो दूसरों के दरबार के कुत्ते बन गए। ये बच्चों के बारे में क्या प्लानिंग कर रहे हो तुम? बच्चा आदिवासी और उसके ब्रेन में कैसे दूसरे की बसती है। बच्चा तुम्हारा और सुनेगा किसी पंडित जी की, किसी महाराज की, किसी और की, किसी नेता की। तुम्हारी अपनी सोच कहां है? आपकी अपनी सामाजिक सोच अपने बच्चों को नहीं दे सकते तुम। काय का समाज है? सिर्फ नाचने वाला समाज। ये गांडूगिरी हमारे बच्चों को सिखाई जा रही है। मैं फलाना अध्यक्ष हूं, मैं फलाने संगठन का महामंत्री हूं, मैं फलाने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, मेरे पास आ, मैं अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष बना देता। अबे यहां कुछ नहीं रहेगा तो क्या करेगा तू? तेरे भेजे में कुछ नहीं रहेगा तो क्या काम का? बैल बुद्धि रख के क्या मतलब है? दिमाग में कुछ रहेगा तो समाज के लिए, अपने आप के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जैसे और भी समाज के लोगों के लिए कुछ करेगा। विचार ही नहीं रहेंगे तो क्या करेगा? विचारों से समाज को खड़ा करने का नाम मिशन है। आप लोग एक अलग टाइप की शुरुआत यहां पर किए हैं। एक अलग टाइप का आपको मैसेज मिला है। मैं सब जगह जाता हूं, नाचना गाना। अरे आज तो भाऊ अपना त्योहार है। वे तो त्योहार काय के लिए है? ये क्यों मनाते हैं? इस देश में आजादी की 70% लड़ाई केवल आदिवासियों ने लड़ी है। ये इतिहास बोलता है, मैं नहीं बोल रहा हूं। सबसे ज्यादा मरने वाले कौन? तो आदिवासी। सबसे ज्यादा गरीब कौन? तो आदिवासी। सबसे ज्यादा जेल में कौन? तो आदिवासी। उधर गढ़चिरौली, झारखंड, उड़ीसा, उधर देख लो, 13 साल की लड़की जिसके हाथ में किताब होना चाहिए उसके पास में बंदूक है। जिस उम्र में उसने पढ़ना चाहिए उसके हाथ में हथियार दे दिया गया है। कोई गांडू नेता जाके पूछता नहीं है कि बेटा तेरे पास तो किताब होना चाहिए, हथियार कहां से आए? इस समाज की चिंता कौन करेगा? आज तुमको लग रहा है बेटा बहुत अच्छे हो तुम, कल तुमको टुकड़े टुकड़े के लिए मोहताज कर दिया जाएगा। कि आज मेरे को फांसी दे रहे हैं, वहां के कुछ अंग्रेज अफसर और बाकी लोगों ने पूछे कि टंटा भील आप किससे मिलना चाहते हो मरने के पहले? क्या आरज़ू है आपकी, आखिरी क्या इच्छा है? तो भगवान टंटा भील ने बोला, मैं अपने परिवार के लोगों को भी देखना नहीं चाहता। मैं मेरे रिश्तेदार, मेरी बहन, मेरे लोगों को नहीं देखना चाहता। मैं एक बार मेरे भगवान को देखना चाहता हूं। तो वो लोग बोले ये कौन सा भगवान है? उन्होंने रामायण लाए, महाभारत लाए, बाइबल लाए, कुरान शरीफ लाए। टंटा भील ने बोला ये मेरा भगवान नहीं है। मेरे भगवान सिर्फ आप गेट खोलो और मेरे को सबके सामने फांसी दो।
जब देखा गया अंग्रेजों ने गेट खोले तो लाखों लोग खड़े थे। ये मेरा समाज है और मैं अपने समाज को भगवान से बड़ा समझता हूं। ये टंट्या भील के शब्द है। कौन आदमी है मरते वक्त समाज की बात कर रहा है? तुम्हारे बेटे को बोलो मेरे लिए बेटा 2 साल की जेल में चले जा, तू मेरे लिए 1 महीना भूखा रहेगा क्या? सक्का भाई तुम्हारे भाई का नहीं होता, एक जमीन के 2 टुकड़े कर देते हैं। अरे इन शहीदों ने तो हंसते हंसते तुम्हारे लिए जान दे दी। जिस बिरसा मुंडा को आप लोग देख रहे हैं 25 साल की उम्र में शहीद हो गया, वो वर्ल्ड में उसके प्रेम पर चर्चा कर रहे हैं। ये बिरसा मुंडा भी भगवान टंट्या भील से प्रेरणा लिया। जब बिरसा की उम्र 13 साल की थी तब उसने एक ब्रिटिश टाइम्स में पढ़ा था, रॉबिन हुड ऑफ इंडिया इज नो मोर, यानी भारत का जो भगवान है, मसीहा है, वो अब नहीं रहा। तो उसने वही बोला था कि मैं भगवान टंट्या भील की कसम खाता हूं कि इनका अधूरा काम मैं पूरा करूंगा। अरे बिरसा मुंडा जैसा व्यक्ति भगवान टंट्या भील से प्रेरणा लेता है। टंट्या भील क्या चीज होगी थोड़ा सोचो। किसकी औलाद है तुम? किसके वंशज है तुम मेरे को पानी पिला रहे हैं, नेताओं को पिलाओ, अच्छे को पिलाओ। जाते हैं जब आदिवासी लड़की चलती है तो लोग बोलते हैं ये आदिवासी है भाई, इसके साथ कुछ भी कर दे, इसके समाज के लोग गांडो है, यह मरा हुआ समाज है। उसका सम्मान नहीं होता साथियों, उसका अपमान होता है। ऐसी नजर से हमारी मां बहनों को देखते हैं। कैसा लग रहा है? अब हमारी 50,000 महिलाएं गायब है और हम सड़क पे नाच रहे हैं। वारे समाज कुछ तो सीरियसनेस होना चाहिए। जब हम ही गंभीर नहीं है तो सरकार कैसे गंभीर रहेंगी भाई? मौत तो हमारे घर में हुई है, हादसा तो हमारे घर में हुआ है। जब हम गंभीर नहीं है तो सरकार कैसे गंभीर रहेगी? अपने समाज को ऐसा बना लो कि आदिवासी सुनने के बाद पुलिस कमिश्नर क्या कलेक्टर का भी 10 मिनट के लिए दिमाग चलना बंद हो जाना चाहिए। अपने आप को पहचानो, गांव गांव में संगठन बनाओ, गांव गांव में लोगों को जोड़ो। देखो बिरसा मुंडा ने क्या बोला था, इनके विचार क्या थे, टंट्या भील के विचार क्या थे। उम्र के 22 साल में बिरसा मुंडा ने बोला था समाज आर्थिक रूप से गरीब रहेगा चलेगा, लेकिन विचारों से गरीब नहीं रहना चाहिए। जो समाज विचारों से गरीब रहता है वो गुलाम पैदा होता है और गुलाम ही मर जाता है। ये वैचारिक गुलामी हमको निकालनी पड़ेगी साथियों। बिरसा मुंडा अपनी उम्र के 25 साल जब मूंछ का बराबर मूंछ भी नहीं आती है, अब तो लोग बिल्कुल जीन्स विन्स पहन के खड़े हो जाते हैं। उस उम्र में बिरसा मुंडा आंदोलन कर रहा था, समाज के लिए लड़ रहा था। बिरसा मुंडा का आंदोलन हुआ इस देश में, तो इस देश में 1898 में कानून बना। उस कानून का नाम था लैंड एक्विजिशन एक्ट, भूमि संपादन अधिनियम। उस कानून में लिखा हुआ था कि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी आदमी नहीं ले सकता है, और गैर आदिवासी तो क्या सरकार भी नहीं ले सकती है। अगर वो कानून नहीं रहता तो तुम्हारे पास 2 एकड़ 3 एकड़ 5 एकड़ जमीन भी नहीं होती। जो जमीन भगवान टंट्या भील ने दिया वो जमीन ये लोग छीन लिए रहते हमसे। इसलिए मैं इनको भगवान भगवान बोल रहा हूं बार बार। ये जिंदा भगवान है हमारे, काल्पनिक भगवान नहीं है। चलो हाथ उठा के बताओ कौन से भगवान ने तुमको जमीन दिया? नाम बताओ, जल्दी बताओ। अबे जमीन नहीं देता तो खा पाता क्या? खाना खा पाते, कपड़े पहन पाते? वही जंगल में रहते हैं। आज भी आदिवासी महिलाएं हमारी कैसे हालत में है समाज मालूम है? एक साड़ी की 2 साड़ी करते हैं और वो 2 साड़ी पहनते हैं।
ऐसे भी परिवार देखा हो मैंने, मेरे साथ हुआ है ये, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूं। मां बाहर जाती थी तो बेटी घर में नंगी रहती थी, और बेटी बाहर जाती थी तो मां घर में नंगी रहती थी, क्योंकि उनको पहनने के लिए एक ही साड़ी थी। ऐसे कई आदिवासियों के घर है जहां 3 दिन में एक बार चूल्हा जलता है। सबसे ज्यादा गरीब कौन? तो आदिवासी। सबसे ज्यादा बलात्कार किस पे होते हैं? तो आदिवासी। सबसे ज्यादा विस्थापन किसका होता है? तो आदिवासियों। सबसे ज्यादा जमीन किसकी छीनते हैं? तो आदिवासियों। तुम्हारे साथ क्यों? आदिवासियों के साथ में क्यों? कभी सोचे क्या? शाहरुख खान के पैर में दर्द होता है तो पेपर में आ जाता है। रामदेव बाबा को बुखार आ गया तो पेपर में आ जाता है। रामदेव बाबा राष्ट्रीय संत, वो सिखाते हैं योग आसन। रामदेव बाबा को बोलो आदिवासी महिला के जैसा 6 फीट का गड्ढा खोद के बता दे, वो रामदेव बाबा नहीं रहेंगे, कामदेव बाबा बन जाएगा। आदिवासियों को किसी योग फोक की जरूरत नहीं, क्योंकि वो दिन भर मेहनत करता है। बिगर मेहनत के, बिगर पसीना गिरे वो रोटी को हाथ नहीं लगाता है। ये संस्कृति है आदिवासियों की। आदिवासियों से 5 रुपए किलो के भाव से आंवला लेके 500 रुपए किलो से उसका जूस बेचते हैं लोग, और राष्ट्रीय संत बोलते हैं अपने आप को। अबे नहीं तो जाओ किसी आदिवासी के घर में, अगर आदिवासी आदमी को कुछ समझता है और किसी दवाई को उसको दे दिया ना, तो वो बोलता है, अपन अगर जेब से पैसे भी दो तो बोलता है, बेटा पैसे लूंगा तो दवाई नहीं लगेगी तेरे को। ये आदिवासी संस्कृति है। रामदेव बाबा की संस्कृति अलग है। ये फर्क है आदिवासियों में और बाकियों में। 6 फीट का भी आदमी रहेगा तो दिन भर मेहनत करेगा। आज की तारीख में हमारे शहीदों से हमको सीखने की जरूरत है। हमारे शहीदों की प्रेरणा ही समाज को बचा सकती है। नेताओं के विचारों से यह समाज नहीं बचेगा। समाज बचेगा तो शहीदों के विचारों से ही बचेगा। ये जो 9 अगस्त की दिन की बात कर रहे हैं हम, अरे हम ऐसे वक्त 9 अगस्त मना रहे हैं कि भारत सरकार बोल रही है भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं। देश का सुप्रीम कोर्ट बोला नंदाबाई भील के जजमेंट में 2010-2011 में कि आदिवासी इस देश के मूल मालिक है। ये प्रथम नागरिक है, इनको प्रथम नागरिक होने का सम्मान मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला भगवान राम यहां पैदा हुए तो सबने मान लिए, पूरे देश ने मान लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला आदिवासी देश के मूलवासी है, मूल मालिक है, कोई नहीं मान रहा है। एक ही कोर्ट के 2 जजमेंट। इस देश में भगवान को इंसाफ मिल रहा है लेकिन आदिवासियों को नहीं मिल रहा है। ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी तुमको। ये राष्ट्रीय लड़ाई नहीं है साथियों, ये राष्ट्रीय के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय लड़ाई है। आने वाले दिनों में अंतरराष्ट्रीय संविधान बनेगा। जब अंतरराष्ट्रीय संविधान बनेगा और तुम्हारा वहां उल्लेख नहीं रहेगा, तुम्हारे लिए कोई प्रावधान नहीं रहेगा, तुम्हारे लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं रहेगा, तुम्हारे लिए कोई सुरक्षण नहीं रहेगा, तुम जिंदा कैसे रहोगे? क्योंकि दुनिया धीरे धीरे बढ़ रही है, ग्लोबल वर्ल्ड हो रहा है। पूरे विश्व का एक संविधान बनने वाला है और उसमें तुम्हारा नाम आदिवासी के रूप में नहीं रहेगा। क्या करोगे? चलो तुम्हारा आरक्षण खत्म हो गया, अगली कौन सी लड़ाई लड़ेंगे? कितने अधिकारी है यहां, कर्मचारी है? हाथ उठा के बताओ, अगली लड़ाई कैसे लड़ोगे? अपने आने वाली पीढ़ी को बचाने की लड़ाई कैसे बचाओगे? याद रखो, ये जो आंदोलन और मिशन हम लोग चला रहे हैं, ये समाज के आखिरी आदमी द्वारा आखिरी आदमी को बचाने के लिए लड़ी जाने वाली आखिरी लड़ाई है। अगर ये लड़ाई आप हार गए तो इतिहास के साथ में आपका अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा, पहचान के साथ खत्म हो जाओगे आप लोग। मेरे भाइयों,
मैं आया था कुछ दूसरे माइंड से, कुछ अलग सोच के मैं आया था। मेरे लिए ये मायना नहीं रखता कि कितने हजारों और लाखों लोग हैं। 1 लाख गांडू देंगे तो क्या मतलब है? 10 मर्द काफी है, लेकिन विचारों से एक होना चाहिए। ये आज के बाद बंद कर दो, ये बारेला है, ये बिलाला है, ये बारेला बिलाला है, भील है, ये सरदार है, ये गोंड है, ये है। मैंने पहले ही बता दिया था, आपका खून जम के बोलो, आपका डीएनए, तुम्हारी संस्कृति, तुम्हारे अधिकार, तुम्हारे विचार, तो समाज भी। तो ये गांडूगिरी की दुकान बंद करो। एक कैसा होगा समाज, उसके बारे में बात करो। गांव गांव में जाओ, बच्चे बच्चे को सिखाओ, ट्रेनिंग दो, प्रशिक्षण शिविर लो, तैयार हो जाओ। ज्यादा चमकाने वाले कार्यक्रम मत चलाओ। ये तो ऐसी बात हो गई, दुश्मन से लड़ने के पहले बोल दिया तेरी ऐसी की तैसी, उसको गाली दिया और बाद में आके कसरत कर रहा है कि मेरे को उससे लड़ना है। तब तक तो निपटा देगा। दुश्मन के कारखाने से बंदूक खरीद कर दुश्मन के खिलाफ लड़ने की कल्पना कर रहे हैं अपने लोग। दुश्मन के कारखाने से बंदूक खरीद कर दुश्मन के खिलाफ लड़ेगा। भाई दुश्मन पागल है क्या? वो देखो बंदूक तो देगा, गोली अपने पास रख लेगा। अब बिगर गोली की बंदूक का क्या करेगा? अबे उससे अच्छा अपना लठ है। यानी मेरे कहने का मतलब यह है, बंद हवाई जहाज से चालू साइकिल अच्छी है, कम से कम पहुंचा देगी। तो दूसरों के चौका चौंध में मत जाओ, अपने समाज के बारे में देखो। अपना समाज गरीब है, चलेगा। थोड़ा बेवकूफ है, चलेगा। थोड़ा परेशान है, चलेगा। आज नहीं सुनेगा, कल सुनेगा, लेकिन उसको समझाओ जरूर। जैसे ये पंखा घूम रहा है क्योंकि उसके पीछे मशीन है। ये पंखा घूम रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, हवा दे रहा है। वो पूरा मशीन जिंदा हो गया, उसकी भी उसके पीछे मशीन लगी है, तो पंखा घूम रहा है। वैसे समाज तभी चलेगा जब इसके पीछे मिशन रहेगा। ये पाइली के 50 संगठन बना के कोई मतलब नहीं है। संगठन बहुत छोटी चीज होती है। अगर बचना है और लड़ना है तो मिशन खड़ा करो। पार्टी बड़ी कि समाज? जम के बोलो। नेता बड़ा कि समाज? धर्म बड़ा कि समाज? भगवान बड़ा कि समाज? यह है विचार भगवान टंटे भील के। ये हमारे शहीदों के विचार है। अपने आने वाली पीढ़ी को तैयार होना पड़ेगा। एक एक बच्चे ने, एक एक लड़की ने अगर पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए होंगे बेटा, तो कुछ भी करो, हुनरबाज बनो, कमाने लायक बनो। ये शादी के चक्कर में जाने के बजाय नौकरी के चक्कर में जाओ। खुद का पेट पालने लायक बन जाओ। अपने बाल बच्चों को, अपने माँ बाप को, भाई बहनों को पालने लायक बनो। पहले अपना अस्तित्व ढूंढो, अपने लिए काम देखो और गर्व से रहो, इज्जत के साथ रहो, स्वाभिमान के साथ जियो। मेरे भाइयों, मैं जानता हूं तुम लोग काफी देर से बैठे हो। मैं ज्यादा बोलूंगा, मेरे को आदत है, मेरे को बोलने की आदत है। मैं रात भर बोलता हूं, रात भर लोगों का दिमाग खराब करने का कार्यक्रम चलाता हूं मैं। और आपको सुनने की आदत नहीं। पहले दिन बड़ा डोज दे दूंगा, दूसरे दिन दवाखाने में नहीं आएंगे तुम। नहीं आएगा हम तो। मेरी तो आफत हो जाएगी कि भैया बहुत बोलता है यार, काय के लिए बुलाया, किसने बुलाया इसको? शॉर्ट में बोलता ही नहीं, ऊपर से नेताओं को गाली दे रहा है, अधिकारियों को गाली दे रहा है। ऐसे आदमी को बुलाए, ये पागल आदमी को बुलाया इन्होंने। साले मेरे को भी पागल समझते थे पहले,
मैं इंजीनियर था, मैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था। मैं इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ के 24 घंटे सिर्फ देश भर में यही काम कर रहा हूं। हमने शादी वादी भी नहीं की है। मेरे साथ कई लोग ऐसे हैं, कई पढ़े लिखे बच्चे इस मिशन में काम कर रहे हैं, कई अधिकारी काम कर रहे हैं, कई नेता काम कर रहे हैं अपना घर बार छोड़कर। रात दिन सिर्फ एक ही काम, मिशन चलाओ, समाज बनाओ, समाज बचाओ, नई पीढ़ी को तैयार करो, नई लीडरशिप तैयार करो। नहीं तो नेता का बेटा नेता वाला कार्यक्रम चालू हो जाता है, जैसे कि उनका वो पारंपरिक धंधा बना दिया उसने। समाज का नेतृत्व तो वही करना चाहिए जिसको समाज समझता है, जिसको समाज की साइकोलॉजी समझती है, समाज की संस्कृति समझती है, समाज के अधिकार समझते हैं और समाज का दर्द समझता है। ऐसे आदमी के हाथ में नेतृत्व जाना चाहिए। ये तो ऐसा हो गया है, आदमी का ऑपरेशन करना है और 2 डॉक्टर लगा दिए वहां पर। जानवर का डॉक्टर करेगा अगर आदमी का ऑपरेशन, तो बचेगा कि मरेगा वो? मरेगा। क्या हो गया? अरे इसको टीबी हो गई, एनेसिन दे दे। क्या हो गया? खांसी हो गई, एनेसिन दे दे। अब एक ही गोली बार बार देंगे तो वो एक्शन नहीं करती, रिएक्शन करती है। हर चीज का अपन सोल्यूशन नेताओं के पास जाते हैं। नेता को क्या समझेगा? प्रश्न सामाजिक है तो उसका हल भी क्या रहेगा? सामाजिक रहेगा। अगर हल सामाजिक है तो उसके लिए विचारधारा भी, और विचारधारा सामाजिक है तो मिशन भी। राजनीति कहां से आ गई? हर 2 घर के बाद एक सफेद कपड़े वाला दिखता मेरे को। मैं ये पार्टी में हूं, वो पार्टी में हूं। क्या उखाड़ लिया? क्या कर लेगा? अबे इस देश में सबसे बड़ा पद है राष्ट्रपति। इस देश की राष्ट्रपति आदिवासी है, बावजूद वो तुमको आदिवासी नहीं बोल रही है। उसका एक बयान नहीं आया 9 अगस्त के दिन कि मेरे आदिवासी भाइयों को 9 अगस्त की बधाई। वो आदिवासी बोलने से डरती है राष्ट्रपति रहने के बावजूद। देश की राष्ट्रपति कौन? आदिवासी, और उसके बावजूद भी वो आपको आदिवासी नहीं बोलती है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? वो भी कठपुतली बनी हुई है। नाम आदिवासी का है, काम किसी और का है। वो तो स्टैंप पेपर बन गई है, वो डबल स्टैंप बन गई है। खुल के नहीं बोल रही है वो। अरे आदिवासी को आदिवासी बोलने से डरते क्यों हो भाई? क्या तकलीफ है? इनको डर लगता है कि इस देश का मालिक वो बन जाएगा, इतिहास मालूम हो जाएगा उसको कि ये देश किसका है। ऐसी विपरीत परिस्थिति में आप लोग बेटा बहुत बड़ा काम कर रहे हो। ये बच्ची ने जो बोली, कहां है वो भाषण करी? वो खड़े हो जा। किसने लिख के दिया तेरे को? उस आदमी का नाम बताओ। सही बोल। तो इधर आ जा, फिर मेरी टीम में आ जा। तो बोलती मेरे को इसने लिख के दिया तो मैं नेता की टीम में भेज देता। एक बात ध्यान में रखो, एक नेता बनाओगे तो 5 साल काम देगा, लेकिन समाज का एक कार्यकर्ता बनाओगे तो जिंदगी भर काम करेगा। ऐसा ये टेम्पररी दुकान चलाना है कि परमानेंट? परमानेंट। इसलिए समाज का मिशन खड़ा करो। लड़कियां तैयार होना चाहिए। बहुत कीर्तन भजन सुनने जा रहे हो तुम। बिरसा मुंडा ने बोला भगवान के पास में उपास करने से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन एक दिन अपने बाल बच्चों के लिए कलेक्टर ऑफिस के सामने उपास करो, अधिकारों के लिए लड़ो। यह बिरसा मुंडा की सोच है। साथियों, भगवान, धर्म, ये चीजों से तुम्हारी पेट की भूख, तुम्हारे घर की, तुम्हारे कपड़ों का मसला, तुम्हारे जीवन का मसला, तुम्हारी पहचान और अधिकार का मसला हल नहीं होता है। इसका पूरा इलाज समाज में है। जिस जगह पे जो दवाखाने में पूरा इलाज है, उसी दवाखाने को बंद करने के चक्कर में है तुम। एक तरफ नेताओं को समाज से ज्यादा प्यार पार्टी से है,
हमारे पढ़े लिखों को समाज से ज्यादा प्यार पैसे से हो गया है। हमारे कुछ लोगों को समाज से ज्यादा प्यार भगवान से और धर्म से हो गया है। अबे तेरे आदिवासी संस्कृति में कहां धर्म था? धर्म तो 4000 साल पुरानी संकल्पना है। आदिवासियों की संस्कृति तो इस देश में 20,000 साल पुरानी है। पूरे धर्मों का निर्माता पुरुष है। इस्लाम मोहम्मद पैगंबर साहब, क्रिश्चियन धर्म जीसस क्राइस्ट साहब, हिंदू धर्म ब्रह्मा जी, सिख धर्म गुरु नानक, बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध। लेकिन आदिवासी संस्कृति के जो निर्माता है वो महिला है। इस देश में पहला खेती का ज्ञान किसी ने दिया है तो आदिवासी महिला ने दिया है। वो ओरिजिनल भारत माता है। अभी नया प्रैक्टिकल चल रहा है अपने पास। गाय हमारी माता है। बिरसा मुंडा का मैं किस्सा सुनाता हूं। जब बैठ जा बेटा, ऐसी लिखते रहना। हाँ पक्का सही बोल। किसकी कसम खाएंगे? कौन से वाले भगवान की खाएंगे? मैं माँ बाप की कसम खाती हूँ। वेरी गुड। और किसकी कसम खाएंगे? मैं भगवान टांटिया बिल की कसम। भगवान टंटिया बिल की। जोरदार ताली बजाओ। बैठ जा बैठ जा। तो मैं क्या बता रहा था? गाय के बारे में बता रहा था। ये बड़ा फैशन चल रहा है। अपने लोग क्या करते हैं, पढ़े लिखे लोग, मैंने इंदौर में भी देखा, नागपुर में, बंबई में, मैं सब प्रदेश घूमते रहता हूं देश भर। पढ़े लिखे लोग सवेरे ऐसे हाथ में वो रोटी वोटी लेकर चुपचाप जा रहा था नागपुर में। एक जन उसने मेरे को देख लिया। अरे साला गलत आदमी दिख गया, जैसे बिल्ली आने गई वैसा। अरे इसको दिख गया, मेरे को देखा वैसे उसने छुपा लिया। अरे मैं बोला मसराम साहब कहां जा रहे? अरे यार गाय की तरफ जा रहा, गौ माता की पूजा करने जा रहा। बोले क्या ले जा रहे? पूरन है, रोटी है, चावल है। मैंने बोला यार वो तो घास भी खा सकती है, किसी आदमी को दे दे, नहीं जमता तो कुत्ते को दे दे। वो बोले तुम्हारे जैसे बेवकूफ आदमी से मैं सुबह सुबह बात नहीं करना चाहता। मैंने बोला ठीक है दादा। बिरसा मुंडा के सामने ये प्रश्न आया था, गाय हमारी माता है, तो बिरसा मुंडा खड़े हो गया और बोलते हैं भैंस का दूध किधर जाता है? अबे गाय मां है तो भैंस बड़ी मां है, ज्यादा दूध देती है। क्योंकि वो काली है उसको तू मां नहीं बोल रहा है। देखो भगवान बिरसा मुंडा के लॉजिक देखो। क्योंकि वो काली है तुम उसको मां नहीं बोलते। भाई मां तो मां होती है, चाहे गोरी हो या काली हो, लंगड़ी हो या लूली हो। मां का स्थान किसी भी भगवान से बड़ा है। और अपने को आदिवासियों में बहुत ज्यादा चल रहा है। अभी मध्य प्रदेश में 2 आदिवासी बेचारे, खाने को कुछ नहीं होगा, उनके पास 3 किलो गाय का मटन मिला तो बजरंग दल के भाइयों ने उनको मार दिया। अब बजरंग दल में भी अपने जैसे लोग हैं, ओबीसी SC जो भी है। मैंने उनको बुलाया, भैया क्या मारा यार? गौ माता का अपमान किया, गौ मांस खा रहा है। मैंने बोला उसके घर में मेहमान आए, 700 रुपए का मटन नहीं ले सकता करके 150 रुपए का मटन लाके अपने घर में उनको खिला रहा है। मटन खाने की कीमत जान देके चुकानी पड़ी उसको। फिर मैंने उनसे पूछा, भाई अगर गाय को मां मानते हैं तो अपनी मां के दूध का व्यापार करता है क्या? कोई करता है क्या? अपनी मां के दूध को बेचोगे, उसका व्यापार करोगे, वो बंद कर दो। आज भी बिरसा मुंडा के गांव में कोई दूध की चाय नहीं पीता है। बछड़े के दूध में अपनी हिस्सेदारी को हम बहुत बड़ा विकास मानते हैं। आदिवासी संस्कृति में नहीं है ऐसा। अभी हम लोग मॉडर्न हो गए करके दूध की चाय पी लेते हैं, लेकिन आदिवासी तो दूरी बनाता है कि भैया वो बछड़े के दूध में अपनी हिस्सेदारी नहीं करना चाहिए। एक झाड़ की पत्ती भी तोड़ता है आदिवासी तो झाड़ से परमिशन लेता है। ये सरकार स्कीम चला रही है, जंगल बचाओ, जंगली जानवर बचाओ।
अभी कुछ नहीं आया तो चीता बचाओ, सूअर बचाओ। अबे जंगल को किसने बचाया, पर्यावरण को किसने बचाया? आदिवासी बचाओ नहीं बोलते, लेकिन जंगली जानवर बचाओ, सूअर बचाओ। भाइयों, ये हमारे साथ जिस तरीके का षड्यंत्र चल रहा है, इसको समझना पड़ेगा। आज के दिन आप लोगों ने इतना सुंदर कार्यक्रम किया। मेरे बात कोई बोलने वाला है क्या? आखिरी आदमी हूं मैं। नहीं, मैं बोलते रहूं यार। अब सोचने का समय आ गया है। सोचेंगे नहीं तो समझेंगे नहीं, और समझेंगे नहीं तो आगे नहीं बढ़ेंगे। मेरे भाइयों, आज के दिन एक सुंदर कार्यक्रम आप लोगों ने किया है। आप लोग आपस में मिलकर रहो, प्रशिक्षण शिविरों की तैयारी करो। जो कर्मचारी लोग हैं, थोड़ा पैसा पानी, जिनका पेट पानी का जुगाड़ हो गया, वो समाज के भगवान हैं। उन्होंने फंडिंग करना चाहिए, अपने कमाई का कुछ हिस्सा समाज के लिए देना चाहिए। कुछ विद्यार्थी बेचारे दिन रात मिशन में काम कर रहे हैं, जहां मिलता है वहां खाना खा लेते हैं और बढ़ लेते हैं। मैं, ये बच्ची आपके यहां भोपाल से आई है, ये मिशन में बहुत काम नहीं करी, लेकिन मिशन से अवगत है वो। ऐसे कई बच्चे हैं जो काम कर रहे हैं। अपने लोगों की हालत ऐसी है साथियों, कपड़े भी अपने लोगों को नसीब नहीं होते हैं, खाने की बात तो बहुत दूर है। आप लोगों को अपने चंदे से, अपनी मेहनत से कुछ भी करो, तुम कमा रहे हो, थोड़ा पैसा समाज के लिए, मिशन चलाने के लिए दो। ये अपनी आने वाली पीढ़ी की लड़ाई है साथियों, अपने आने वाली पीढ़ी को बचाने की लड़ाई है। ये कोई संगठन भंगठन की लड़ाई नहीं है। कोई जरूरत नहीं है बोलने का बिरसा ब्रिगेड, कोई जरूरत नहीं है जय विकास परिषद, कुछ नहीं। समाज से बड़ी कोई चीज नहीं है, और उसके लिए सामाजिक विचार बहुत बड़ी चीज है। सामाजिक विचारों से ही समाज बचेगा। मेरे भाइयों, आज के दिन आप लोगों ने मेरे को इतना समय दिया। मैं 2 दिन से जगते हुए आ रहा हूं। मैं मुंबई से आया आपके पास, मेरी फ्लाइट छूट गई तो रात भर चलते चलते आया। बोलना मुश्किल जा रहा है। मैं एक दिन में कम से कम 4-5 प्रोग्राम ऐसे करते हुए निकलता हूं। जिन लोगों ने मेरे को, आयोजन कमेटी कौन है? टीम कहाँ है? सभी है क्या? यानी सभी अंदर होने वाले हैं। ठीक है, आप लोग एक सही लाइन लेकर काम कर रहे हैं। मिशनरी काम करो, मेरे को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। एक मर गया तो 100 पैदा होना चाहिए, ऐसा मिशन चलाओ। एक आदमी मर गया, एक टंटाबिल मरा तो 1000 टंटाबिल पैदा हो जाना चाहिए था समाज में। वो नींव डालो, वो बेसिक रखो अपने समाज का। आज के दिन हम लोग, सब लोग सामूहिक रूप से, जिस दिन को आप लोग मना रहे साथियों, जिस लायक हम लोग बने हैं, जिस तरीके से आप गर्व से आदिवासी बोलते हो कि मैं वनवासी नहीं आदिवासी हूं, इस देश का मूल निवासी हूं, ये जो गर्व से बोल रहे हो, इन लोगों के भरोसे बोल रहे हो, ये भगवानों के भरोसे बोल रहे हो। सब लोग 2 मिनट के लिए अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे। हम लोग सब शपथ लेंगे। शपथ ऐसी लेंगे कि आज के बाद समाज में कोई जातिवाद नहीं करेगा, बात नहीं करेगा। आज के बाद कोई व्यक्तिवाद की बात नहीं करेगा। आज के बाद केवल समाज और समाजवाद की बात करेगा। हम केवल सामाजिक मिशन के लिए जिएंगे और सामाजिक मिशन के लिए मरेंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। जिस भगवान की विचारधारा पे हम चलना चाहते हैं, जिससे डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने प्रेरणा ली, जिससे बिरसा मुंडा ने प्रेरणा ली, जिसकी वजह से हमको लोग आदिवासी बोल रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जमीन है, जिसकी वजह से बदन पे कपड़े हैं,
जिनकी वजह से हमारे पेट में रोटी है, हमारी मां बहनों की इज्जत है, उस भगवान टंटा भील को हम लोग याद कर रहे हैं, बिरसा मुंडा को याद कर रहे हैं, ख्वाजा नाइक को याद कर रहे हैं, महात्मा फुले को याद कर रहे हैं, जयपाल मुंडा को याद कर रहे हैं, भीमा नायक को याद कर रहे हैं। ये जितने हमारे शहीद हैं सबको याद कर रहे हैं। तमाम शहीदों को और हमारे बुजुर्गों को ध्यान में रखकर सब लोग मेरे बाद एक शब्द जादव दादा आपको सिखाएंगे, वो शब्द आपको सीखना पड़ेगा, उनके साथ बोलना पड़ेगा। लेकिन तब तक के उसके पहले आंख बंद करके नीचे मुंडी डाल के मौन धारण करेंगे और हमारे पूरे शहीदों को सामाजिक आदरांजलि देंगे। याद रखो, शहीद नहीं मरता है इसलिए उसको श्रद्धांजलि नहीं देते हैं, शहीद जिंदा रहते हैं, उनके विचार आज भी जिंदा है हमारे बीच में। टंटा भी जिंदा है, बिरसा मुंडा जिंदा है, आपके विचारों पे जिंदा है। मरने के बाद भी उनको हम भुला नहीं पाए साथियों। मिशन में जो मिशन अपन सामाजिक मिशन जो चलता है, इसमें आदमी मरता भी नहीं है और बूढ़ा भी नहीं होता है, ये याद रखो। सब लोग नीचे मुंडी डालेंगे, 2 मिनट के लिए आंख बंद करेंगे और ये सामाजिक प्रतिज्ञा करेंगे कि आज तक जो जीवन तुमने जिए वो जीवन को हम लोग अलाएंगे, आज के बाद शुद्ध सामाजिक जीवन जिएंगे। कोई संगठनवाद की बात नहीं करेगा, केवल समाज और समाज के लिए जिएंगे। हम 2 मिनट का मौन धारण करेंगे आंख बंद करके, हमारे पूर्वजों को याद करते हुए 2 मिनट मौन धारण करेंगे। मौन धारण शुरू करें। धन्यवाद। मैं जादव दादा को बोलना बुलाना चाहता हूं यहां पर। वो आदिकाल से हेलो, कोई हटेगा नहीं, इनके साथ ये बात याद कर लो, अपने दिमाग में डाल दो।